फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, आज मुश्किल है बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। फ्रेंड्स, लाइफ में कई तरीके की मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और उन्हें साइड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए और पढ़ाई के अंदर हमेशा कॉन्टिन्यूटी रखनी चाहिए। आप कम पढ़ो बेहतर है, लेकिन हमेशा रेगुलर पढ़ो। वो आपके लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन दर्शाता है और इस तरीके से आप लक्ष्य के जल्दी ही नज़दीक पहुंच पाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राव जोधा के बाद आने वाले मारवाड़ शासकों के बारे में। साथ ही जानेंगे इन्होंने क्या योगदान दिया मारवाड़ राज्य के विस्तार में, साथ ही इनकी भूमिका कितनी लाभदायक रही मारवाड़ राज्य के लिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी स्लाइड की ओर और शुरू करते हैं मारवाड़ रियासत के सीरीज का पार्ट 6। आज के हमारे टॉपिक्स हैं राव शातल देव, राव शुजा, राव गांगा, जो राव जोधा के बाद मारवाड़ शासक हुए। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार मारवाड़ राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिया। क्या इनका योगदान मारवाड़ राज्य के लिए लाभदायक रहा या नुकसानदायक रहा। आइए फ्रेंड्स डिटेल में एनालिसिस करते हैं। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इनके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है पिपाड़ का युद्ध, जो 1492 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध के होने के क्या रीज़न है, चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, घटना है 1490 ईस्वी की, जब अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने राव सातल के भाई वर सिंह को अजमेर में आमंत्रित किया और वहां छल से उसे बंदी बना लिया गया। इसकी सूचना मिलने पर राव सातल ने दूधा और बीका को साथ लेकर अजमेर की ओर रवाना हुए और अजमेर पर चढ़ाई कर दी। इस वजह से मल्लू खां अपने नगर को बचाने के लिए उस समय तो वर सिंह को छोड़ देता है, परंतु बड़ी तैयारी के साथ उसने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी और वहां लूटपाट कर जोधपुर की ओर बढ़ा। राव सातल ने शीघ्र ही शत्रु का मुकाबला पिपाड़ के पास जाकर किया। उस समय राव दूधा की सहायता प्राप्त हो जाती है। किसको? राव सातल को। राव सातल और मल्लू खां ने आपस में युद्ध किया, यानी संघर्ष हुआ दोनों के मध्य। इस संघर्ष के दौरान मल्लू खां मैदान छोड़कर भाग जाता है, परंतु राव सातल इस युद्ध में घायल हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1492 में। इनके शासनकाल की कुछ और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। राव सातल ने अपने ससुर देवीदास, जो जैसलमेर के शासक थे, उनसे कुंदल प्रांत को प्राप्त किया और इसे मारवाड़ राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मारवाड़ राज्य के राज्य विस्तार में इन्होंने योगदान दिया। साथ ही फ्रेंड्स, इन्होंने अपने नाम से सातलमेर को बसाया। फ्रेंड्स, राव सातल के शासनकाल को इतिहास की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल के समय घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध हुआ। यह घुड़ला नृत्य आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान की है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करते हैं घुड़ला नृत्य के बारे में। फ्रेंड्स, जानने का प्रयास करते हैं घुड़ला नृत्य। इसका नाम घुड़ला क्यों पड़ा? अजमेर के हाकिम मल्लू खां के सेनापति घुड़ेलका के नाम पर ही इस नृत्य का नाम घुड़ला नृत्य पड़ा। फ्रेंड्स, घुड़ेलका ने मारवाड़ की 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था, तो सातल ने अजमेर के घुड़ले खां को मारा और
खुद भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। फ्रेंड्स, घुड़ले खां की मृत्यु के बाद जो कुंवारी कन्याएं अपहरण की गई थी, किसके द्वारा? घुड़ले खां के द्वारा। उन्होंने उनके सिर, किसका सिर? घुड़ले खां के सिर में छेद निकाल दिए, यानी उसके सिर को छिद्रित कर दिया और पूरे मारवाड़ में घुमाया। इसी वजह से इस नृत्य को घुड़ला नृत्य के नाम से जाना जाता है और यह मारवाड़ रियासत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। अतः फ्रेंड्स, उस परंपरा को, यानी घुड़ले खां का जो छिद्रित सिर था, उसको बरकरार रखने के लिए आज भी मटके में छेद किए जाते हैं और उसमें दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। फ्रेंड्स, इस पिक्चर के माध्यम से घुड़ला नृत्य को आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि यह एक घड़ा है, यानी मटका है, और इसके छोटे छोटे छिद्र किए हुए हैं। यह छिद्र उस बात की याद दिलाता है कि सातल देव के समय जो घुड़ले खां था, उन्होंने कुंवारी कन्याओं का अपहरण कर लिया था और जब घुड़ले खां का सिर उन्हें प्राप्त हुआ, यानी मरने के बाद, तब उस सिर पर उन्होंने छेद निकाल दिए थे। इसी प्रकार इस मटके के भी छेद निकाले जाते हैं, जो घुड़ले खां के सिर का प्रतीक है, और इस मटके के अंदर दीपक जलाए जाते हैं। यह लोक नृत्य मारवाड़ में काफ़ी फेमस है। चलते हैं फ्रेंड्स अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं राव सूजा के बारे में, जिनका शासनकाल 1492 से लेकर 1515 ईस्वी रहा। इनके शासनकाल में राव जोधा द्वारा विस्तारित सामंत प्रथा का कहीं ना कहीं डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है, यानी केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के प्रमाण इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलता है। इस वजह से जो राव सूजा या कहें मारवाड़ रियासत पर आश्रित सामंत थे, वो स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, वीरम ने मेवाड़ को स्वतंत्र बनाने में सफलता अर्जित की। वहीं दूसरी ओर पोखरण एवं बाड़मेर के सामंत भी स्वतंत्र होने के लिए राव सूजा का विरोध कर रहे थे। यहाँ उनकी नेतृत्व क्षमता की कमी नजर आती है। किसकी? राव सूजा की। और सामंतों के स्वतंत्र होने से मारवाड़ रियासत की राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता में कमी आती है। राव सूजा सातल के भाई थे। राव सूजा के पुत्र बागा की मृत्यु इन्हीं के शासनकाल के दौरान, यानी अपने पिता के शासनकाल के दौरान ही हो जाती है। कब होती है? 1510 ईस्वी के अंदर, जब वो सोजत पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, राव सूजा के शासनकाल के दौरान ही राव बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। हालांकि राव बीका का जोधपुर पर आक्रमण करना एक शासक की दृष्टि से तो सही ठहराया जा सकता है, लेकिन संबंधों की दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राव बीका और राव सूजा आपस में भाई थे। साथ ही फ्रेंड्स, दोनों ही राठौड़ वंश से ही रिलेटेड थे। इस वजह से एक भाई का दूसरे भाई के विरुद्ध खड़ा होना कहीं ना कहीं भारी शक्ति को एक अपनी कमजोरी देना था, क्योंकि राव बीका और राव सूजा दोनों ही राव जोधा के पुत्र थे, दोनों ही राठौड़ वंश से रिलेटेड थे। दोनों के मध्य संघर्ष होने का मतलब था बाहरी शक्ति को अपनी कमजोरी देना। यह राजनीतिक दृष्टि से यह सही नहीं था, लेकिन एक महत्वाकांक्षी शासक की दृष्टि से सही हो सकता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी शासक अपने राज्य विस्तार पर फोकस करते हैं, न कि संबंधों पर। राव सूजा के पुत्र बागा की सोजत पर चढ़ाई करते समय 1510 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है, जो भी राव सूजा के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। राव बीका ने जोधपुर पर क्यों चढ़ाई की? क्योंकि राव बीका और उनके पिता राव जोधा के मध्य एक शर्त हुई थी कि राव बीका जोधपुर पर कभी भी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन बदले में उन्होंने राव जोधा से यह डिमांड की थी कि मारवाड़ राज्य की
पूजनीय वस्तुएं उनकी मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु, राव जोधा की मृत्यु के बाद उन्हें मिलेंगी, लेकिन राव सूजा उन्हें पूजनीय वस्तुएं नहीं देते हैं। इस वजह से राव बीका अटैक कर देते हैं जोधपुर पर, लेकिन यह बाद में मैटर सोल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा, आपकी इस टॉपिक के प्रति क्लैरिटी बनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। राव गांगा, जिनका शासनकाल 1515 से लेकर 1532 ईस्वी रहा। राव सूजा की मृत्यु के बाद उनका पौत्र राव गांगा मारवाड़ का स्वामी बना, क्योंकि सूजा का पुत्र बागा सोजत की चढ़ाई के समय 1510 ईस्वी में मारा गया था। जिस समय राव गांगा गद्दी पर बैठते हैं, उस समय मारवाड़ के राज्य में जोधपुर, सोजत, पोकरण, जेतारण, फलोदी के परगने ही शामिल रहते हैं। इन भागों में भी विरोधी तत्व के उपद्रव की आशंका थी। इस प्रकार मारवाड़ राज्य में शामिल परगने काफ़ी कम बचे थे, बाकी सामंत आज़ाद हो चुके थे। खानवा के युद्ध में जो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, उसमें भी राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव की सहायता भेजी, यानी उन्होंने मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजे जो राणा सांगा की मदद कर सकते थे। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गांगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर काफ़ी ऊंचा उठा लिया। राव गांगा के पुत्र मालदेव ने राणा सांगा की जान भी बचाई थी। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं राव गांगा ने किस प्रकार अपना प्रभाव बढ़ाया और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने किस प्रकार आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया। चलिए फ्रेंड्स, जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार राव गांगा ने अपना प्रभाव नागौर पर बढ़ाया। उस समय नागौर के शासक दौलत खां थे, जिन्होंने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन राव गांगा ने इन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। यह युद्ध सेवकी गांव में लड़ा गया था। इसी वजह से इस युद्ध को सेवकी गांव का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1529 में लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दौलत खां तो मैदान छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन राव सेका, जो राव गांगा के चाचा थे, वो युद्ध स्थल में ही मारे जाते हैं। अपने शक्तिशाली सामंत और मुस्लिम शक्तियों को एक साथ दबाकर राव गांगा ने मारवाड़ को शक्ति संतुलन स्थापित करने की धुरी बना दिया। फ्रेंड्स, सेका की मृत्यु के बाद राव गांगा ने मेड़ता के जागीरदार वीरमदेव के प्रश्न को अपने हाथ में लिया। वीरमदेव बहुत बार राव गांगा की आज्ञा की अवहेलना करता रहता था। जब सेका के विरुद्ध, सेका कौन थे? राव गांगा के चाचा। सेका के विरुद्ध वीरमदेव को आमंत्रित किए थे राव गांगा, लेकिन युद्ध में उपस्थित नहीं हुए। कौन? वीरमदेव। इसके बावजूद वीरमदेव ने दौलत खां के परास्त होने पर भागते समय जो हाथी मेड़ता पहुंचा था, उस हाथी का नाम क्या था? दरिया जोश। वह मेड़ता पहुंच गया था और यह हाथी मेड़ता के शासक वीरमदेव के हाथ लग गया था। वीरमदेव से राव गांगा ने यह हाथी मांगने की कोशिश की। दरिया जोश हाथी को वीरमदेव से राव गांगा के मांगने पर भी वीरमदेव ने राव गांगा को वह हाथी नहीं लौटाया। कुछ समय बाद जब मालदेव मेड़ता की ओर जाते हैं, तो वीरमदेव ने उनका आतिथ्य करना चाहा, यानी उनका स्वागत करना चाहा, परंतु कुंवर मालदेव ने हाथी लेने के बाद ही आतिथ्य स्वीकार करने पर बल दिया। लेकिन फिर भी वीरमदेव ने दरिया जोश हाथी को नहीं लौटाया। इस प्रकार राव गांगा और उनके पुत्र वीरमदेव जोधपुर लौट आते हैं। पीछे से वीरमदेव हाथी को भेजता है, लेकिन मार्ग में ही
उस हाथी की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से मारवाड़ और मेड़ता यानी नागौर के मध्य शत्रुता बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, हमने पिछली स्लाइड में देखा था किस प्रकार राव गंगा ने नागौर पर अधिकार किया और अपने प्रभाव को बढ़ाया। ठीक इसी प्रकार उनके सामने दूसरी चुनौती थी जालोर। उस समय मारवाड़ में जालोर पर मुस्लिम सत्ता का अधिकार था। उस समय जालोर में सिकंदर खां और गजनी खां के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। इस संघर्ष या कहें इस युद्ध में राव गंगा भी आ जाते हैं, क्योंकि गंगा के लिए दोनों पर अपना दबाव डालने का अच्छा अवसर था। जो ही राव गंगा की सेना जालोर पहुंचती है, सिकंदर खां उनकी सेना को धन देकर वापस लौटा देते हैं, या कहीं सिकंदर खां ने सैनिक व्यय देकर राव गंगा की सेना को वापस लौटा दिया। इस प्रकार सिकंदर खां से प्राप्त सैनिक व्यय से राव गंगा की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई, यानी मारवाड़ राज्य का जो रिवेन्यू सिस्टम था वो काफ़ी बूस्ट अप हुआ। सिकंदर खां ने राव गंगा की सेना को तो वापस लौटा ही दिया था। इस प्रकार इस युद्ध में सिकंदर खां जीत जाते हैं और जालोर के शासक बन जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार राव गंगा ने जालोर और नागौर पर अपना प्रभाव बढ़ाया। नागौर और जालोर तत्कालीन परिस्थितियों में या कहें मारवाड़ राज्य के अंदर दोनों ही मुस्लिम सत्ता के केंद्र थे। अब फ्रेंड्स, जान लेते हैं कुछ अदर फैक्ट्स को भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, राव गंगा की पत्नी राणा सांगा की पुत्री थी। इस बात से पता चलता है कि मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के मध्य वैवाहिक संबंध थे, जिनकी शुरुआत रणमल द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय करके शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, राणा सांगा की पुत्री ने जोधपुर में पदमशर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक इसी प्रकार राव गंगा ने जोधपुर में गंगेलाव तालाब और गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया। इनके शासनकाल के समय ही मेड़ता से मारवाड़ राज्य की अनबन शुरू होती है और यही अनबन बाहरी शक्ति के रूप में शेरशाह सूरी को मारवाड़ राज्य की ओर आमंत्रित करती है। फ्रेंड्स, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।